बैठिए बच्चों, बैठ जाइए। शीट जो है आ रही है, लाइट आएगी अभी। क्या हुआ? हाँ रुक जाइए। चलिए बैठ जाइए सभी बच्चे। ऐसे कैसे चल पाएगा, लेकिन थोड़ी आज अव्यवस्था है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है। मैं अभी व्यवस्था देख के आता हूँ, 2 मिनट। टेलीग्राम पे शीट आ चुकी है। अब फोटो कॉपी होने के लिए गई, शीट काफी मोटी है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो टेलीग्राम से काम चलाइए, मैं देखता हूँ। क्या? कौन गया है? आ रही है, लाइट आ रही है अभी। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा था, पसीने से भीगने के बाद बच्चों कितना ठंडक फील होता है। चलिए देखिए, 2-4 दिन संघर्ष करिए, ठीक है। और देखिए, लोग काफी संघर्ष करते हैं, ठीक है। आप 60-70 हजार कमाने वाले हैं जल्दी ही, ठीक है। तो थोड़ा 1-2 दिन संघर्ष कर लीजिए। खैर, संघर्ष ना करना पड़े इसलिए आपने इतनी फीस दी है, सिविल लाइन्स में एडमिशन लिया है कि एसी में भी बैठ के पढ़े। क्यों? सही है ना? अच्छा, मेरी वजह से लिया एडमिशन। धन्यवाद आप सभी बच्चों का, ठीक है। लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आपको असुविधा ना होने दिया जाए। खैर, थोड़ी समस्या हो गई कल जनरेटर को लेकर, तो आज जनरेटर एसी नहीं चल पा रहा है। 1-2 दिन में समस्या दूर हो जाएगी। मैं प्रॉपर खुद प्रयासरत हूँ कि कनेक्शन मैं ही ले लूँ, ठीक है। तो लेकिन उसमें टाइम लगेगा 2-4-6 दिन का। आज परमान सर को बिजली विभाग भेजा है। सर का तो मुकदमा चल रहा है। पहले सर्विस प्रोवाइडर हमारे यही करियर कोचिंग वाले हैं, तो बिजली का कनेक्शन यही देते हैं। तो अब मुझे लगता है मुझे स्वयं लेना पड़ेगा अपने ही नाम पे, कि चीज़ें चल सकें प्रॉपरली, ठीक है। पता नहीं इनका केस कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, तो थोड़ी समस्या है। स्वयं सर के पास छोटा जनरेटर, छोटा चला लेते हैं, मेरी जिम्मेदारी पे बड़ा आ जाता है, प्रॉब्लम होती है। चलिए कुछ करता हूँ, देखता हूँ मैं। क्वेश्चन था हमारा 12 नंबर का, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से, यह हमारा प्रश्न था। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की क्रमवार लंबाइयां क्रमशः P1, P2, P3 है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई क्या होगी? चलिए ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने ये क्वेश्चन किया था और डायरेक्ट करके, समय नहीं था हमारे पास, ज्यादा मैंने समझाया नहीं था आपको। अब देखिए, इसका कैप लगाइए बाबू, कहीं गिरा हुआ है। ये है, देखिए, फिर ये भी गिर गया। 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 ही था ना? हाँ ठीक। 12 की 13? 12 था ना? हाँ ठीक। देखिए, ये एक कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई त्रिभुज है। यहां पर इंटरनल कोई पॉइंट है, इंटरनल एनी पॉइंट है, अंतर्भाग मतलब इसके अंदर, ठीक है। कोई एक पॉइंट है यहां से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंबों की जो लंबाइयां हैं वो क्या है? P1, P2 और P3। आ गया समझ में? P1, P2 और P3। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए इसकी भुजा क्या होगी समबाहु त्रिभुज की। हर एक बच्चा देखेगा, तो जो भुजा बताएंगे आप P1, P2 और P3 के ही पद में बताएंगे, सही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सही कह रहे हैं, बात तो आपकी सही है। आप लोग तब तक थोड़ा सा वार्तालाप करिए, चर्चाएं करिए, किसी बात में हम आते हैं अभी। चलिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, कैप लगाइए एक मार्कर का। 2 मिनट में आ रहा हूँ बस।
तो बच्चों अभी आ रही है, लाइट आ रही है, मैं तो आ ही गया। चलिए देखिए, तो सवाल का जो अर्थ है वो आप समझे होंगे, करना क्या है। क्या नहीं, आप बच्चों को दिख रहा है लेकिन पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, क्या है। ठीक है, तब तक फॉर्मूला पूछ ले। चलिए भाई, संजय खड़े हो जाइए, संजय खड़े हो जाइए, बताइएगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ वेरी गुड, बगल वाला बच्चा खड़ा हो जाए। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ हाँ, ट्रेपेजियम, हाँ क्षेत्रफल, हाँ ठीक है। आप बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के पदों में क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के पदों में, देख लिया आपने, ये तो गलत बात है, चलिए आप रहने दीजिए। आप बताइए रोम्बस का फॉर्मूला, यस, एरिया का, डायगोनल के टर्म में बैठ के बताइए, बैठ के। हाँ, d1 इंटू d2/2। चलिए चलिए बच्चों, अब देखिए ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए P1 है, ये P2 है, ये P3 है। हर एक बच्चा देखे, ये A हो गया, सभी लोग ध्यान दीजिए। हम यहां से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसको O ले लेंगे और यहां से इसको मिला देंगे। कितने त्रिभुजों में बट गया, OBC, OCA और OAB में बट गया। तो क्या इन तीनों त्रिभुजों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OBA प्लस त्रिभुज OBC प्लस त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल। सही है। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OBA का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल OBC का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल OCA का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा √3/4 A स्क्वायर। सही है। ये इज इक्वल टू किसके होगा बताइएगा, 1/2। OBC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार A हो गया और ऊंचाई P1, तो 1/2 इंटू A इंटू P1 प्लस 1/2 इंटू, ध्यान से देखिए, OAC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 A इंटू P2 प्लस, अगला वाला देखिए, OBA का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू A इंटू P3। सभी बच्चे देखिए ध्यान से, तो √3/4 A स्क्वायर इक्वल टू 1/2 A कॉमन हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3। A से एक A कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कटा, 2 आया, देन A इज इक्वल टू वॉट, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा। यही पूछा गया है ना सबसे पहले, प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 2/√3 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हो जाएगा। समझ में आया। बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तीन छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो गया। लिवोलन वाले बच्चे भी ध्यान दें, बीच में थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हुई है।
आइए चलिए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है 13। किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर पड़े लंबों की लंबाइयां क्रमशः, नोट कर रहे हैं बच्चे, जल्दी नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन करवाऊं, टेलीग्राम पे देखिए आप लोग, शीट पड़ी हुई है, नोट नहीं करवा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कटा हुआ है लग रहा है, ठीक है। देखिए, और इसको आप लीवोलन पे भी अपलोड कराइए शीट, आज भिजवाकर, हो गया है, थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक है। 13 किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर पड़े लंबों की लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है और इसमें कहीं पर कोई अंदर एक बिंदु है, इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर पड़े लंबों की लंबाइयां 6, 8 और P3 है 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनिएगा, त्रिभुज की ऊंचाई भी आपकी P1, P2, P3 के पद में निकल जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है H बराबर वो होता है a√3/2, और a का मान आपको पता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, √3 और बाई 2 हो गए। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। H बराबर क्या आया बच्चों? P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब इन पड़े तीनों लंबों का जो योग होगा वही त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा। इसको भी फॉर्मूले के तौर पे अपने दिमाग में आप याद रखिएगा। सही है। H बराबर हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3। हर एक बच्चा देखे, H बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। हो गया बच्चों। अब चलिए, आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है तो H बराबर क्या? 6 प्लस 8 प्लस 10, H इक्वल टू कितना? 20। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखिए, क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? भुजा। भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए, a बराबर लिखते हैं 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। a इज इक्वल टू हो गया 2/√3, 6 प्लस 8 प्लस 10, तो आ गया 2/√3 इंटू 24, तो ये हो गया 8√3। तो कितना आया? सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, सॉरी ये आपकी भुजा है। अब चाहिए आपको क्षेत्रफल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू 16√3 इंटू 16√3। बताइए कितना आ रहा है बच्चे? हाँ, 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है, नोट करिएगा। नहीं दिख रहा है? जाइए जरा देखिए तो अनिकेत जी, कहां प्रॉब्लम है एलईडी में? और दिख रहा है ना सारी एलईडी में?
ये वाला भी दो बंद है क्या? इधर भी बंद हो गया, अभी चालू हो जाएगा, परेशान ना हो, अभी 15 मिनट में क्लास छोड़ दूंगा। थोड़ी अव्यवस्था हो गई है, आप लोगों को फील हो रहा होगा, कोई फील नहीं हो रहा है तो चलेगा क्लास। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। क्लियर हो गया ना ये? अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भीतर कोई बिंदु से लेकर सभी शीर्षों को मिला दिया जाता है, जिससे त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल में बढ़ जाता है। इस बिंदु से भुजा पर पड़े लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक समबाहु त्रिभुज है, कहीं कोई बिंदु लेकर शीर्षों को मिला दिया, ऐसा करने से त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफलों में क्या हो गया है? विभाजित। तो इसी बिंदु से सामने वाली या किसी भी भुजा पर पड़े लंब की लंबाई आपको बतानी है। ये कितना है भुजा इसकी? 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, आप मेंसुरेशन से बोल सकते हैं कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? तिहाई होगा। बोला है कि एक बिंदु लेकर शीर्षों को मिला दीजिए, और ऐसा करने से त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफलों में क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो बच्चों, किसी भी एक छोटे ट्रायंगल का एरिया पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होगा? होगा कि नहीं होगा? बता दीजिए। निश्चित रूप से 1/3 होगा, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? तो बच्चों देखिए, हम सीधे लिख सकते हैं छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/√3 इंटू बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, इस बिंदु से सामने वाले पर ये जो लंब पड़ा है, यही किसका काम करेगा बताइएगा? ऊंचाई का। इसी h की वैल्यू पूछा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई h लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? 1/2 इंटू 12 इंटू h लिखा जा सकता है। ये इज इक्वल टू किसके होगा? 1/3 इंटू बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? सीधे, अच्छा ये वाला 1/3 इंटू √3/4 इंटू a² a² की वैल्यू 12 का स्क्वायर। सही है बच्चों? क्लियर है? आ रहा है समझ में? अब देखिए h बराबर क्या बताइए? हल करेंगे तो 12 से 12 कट गया, और 3 से, अच्छा 3 से 12 कटा 4 आया, 4 से 4 कट गया, h बराबर 2√3। यह आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। चल गई बाबू, चलिए बहुत बढ़िया। कल से व्यवस्था करते हैं कुछ अस्थाई। चलिए आगे देखिए, कर लिया आप लोगों ने? हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर का सवाल है। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अगर ज्योमेट्री जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है कि ये क्या है, उनको पता है कि ये समबाहु त्रिभुज की क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या है। उनको ये पता है, क्योंकि बराबर भाग में बंटने का केस तभी हो सकता है जब ये कहां हो? इससे सेंटर पे हो। सेंटर अंतः केंद्र भी होगा, परिकेंद्र भी होगा, केंद्रक भी होगा, और क्या होगा? शीर्षलंब केंद्र भी होगा। समबाहु में सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं। सही है बच्चों? आ रही है बात समझ में? तो देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा? यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पूरी माध्यिका हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये पार्ट परित्रिज्या होती है, ये पार्ट अंतः त्रिज्या होती है। तो जिसको ज्योमेट्री पता है वो डायरेक्ट बोलेगा कि ये a/2√3 है।
आ रहा है समझ में? सीधे सीधे बोलेगा कि a/2√3 है, डायरेक्ट उसको याद होगा ये चीज। चलिए बाकी अभी हम मेंसुरेशन के माध्यम से एरिया को हमने क्या किया है, एरिया को रिलेट करके हमने रिजल्ट दिया है कि इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 होगा। ऐसे किया है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं आप। आइए 15 नंबर के क्वेश्चन पे 15। हर एक बच्चा देखे, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो उसकी सबसे छोटी भुजा क्या होगी? ये क्वेश्चन है। वैसे तो ये ओरल सवाल है, लेकिन अभी आइए पूरा डिटेल में करते हैं इसको। मान लिया ये कोई त्रिभुज हो गया, इसकी एक बड़ी भुजा 13 है, तो ध्यान से देखिए बाकी दोनों भुजाओं में अगर ये x है तो ये क्या होगी? 30 माइनस क्या होगी बताइए? 13, 30 माइनस 13 माइनस x यानी कि 1 मिनट 17 माइनस x होगी। सही है? आ रहा है समझ में? तो देखिए मान लिया ये आपकी a है, ये आपकी b हो गई, तो ये क्या है? c है। तो यहां s बराबर क्या दिया है? 30/2 यानी कि 15 है। तो यहां हेरोंस लगाइए, लगाना नहीं होता लेकिन फिर भी बेसिक से देखिए आप पहले हेरोंस लगाइए। a इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, इसका प्रयोग करेंगे। एरिया कितना दिया हुआ है? 30 ही दिया है ना, बराबर अंडर रूट s की वैल्यू क्या है? 15, 15 ब्रैकेट में बताइएगा 15 माइनस x, फिर 15 माइनस 17 प्लस x, फिर क्या है बताइएगा? 15 माइनस 13, स्क्वायर कर दीजिए तो ये 30 का स्क्वायर हो गया, ये रूट हट जाएगा। 15 ब्रैकेट में 15 माइनस x, और ये कितना आएगा टोटल बताइए बच्चों? ये आ रहा है x माइनस 2 और ये गुणे 2, 15 दूना 30 हो गया। तो एक 30 से एक 30 क्या हो गया? कैंसिल। इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बराबर ये हो गया आपका 15x माइनस 30 और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बन रहा है इतना। ट्रांसफर करिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये माइनस 17x और देखिए प्लस 60 बराबर कितना? 0 आ रहा है। अब सुनिए 60 दो गुणनखंड लीजिए कि जोड़ने घटाने पर माइनस 17 आ जाए, तो माइनस 12 माइनस 5। तो शॉर्टकट के माध्यम से हल करेंगे, सीधे इसके दोनों गुणनखंडों को लिख दिया जाता है। 12 और 5 को कैसे लिखेंगे? माइनस 12 माइनस 5 लिख दिया, माइनस 17 आ रहा है। अब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, ध्यान दीजिए। पूरा फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना आपको आता है, सभी लोगों को आता होगा एक्स का मान निकालना। शॉर्टकट देख लीजिए, 12 गुणे 5, इसमें दो गुणनखंड आ रहे हैं, तो माइनस 12 माइनस 5 कितना आएगा? माइनस 17 आएगा। समझ में आ रहा है? माइनस 17 आएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? एक्स का डायरेक्ट मान निकालने का, लिख दिया आपने माइनस 12 माइनस 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1, 1 से भाग कर दीजिए। तो अब जो एक्स के दो मान आएंगे, बस क्या करना है? चिन्ह बदल के उठा लेना है। माइनस 12 बटा 1 यानी कि माइनस 12 हुआ, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हुआ? 12 हुआ। आ गया समझ में? या x बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा? 5। ये दोनों मान आ रहे हैं, x बराबर 12 और x बराबर 5। सही है, ये दोनों आ रहे हैं, x बराबर 12 और x बराबर 5। तो बच्चों देखिए, अगर इसको हम ले लें 12 तो ये क्या आ जाएगा? 5, और अगर इसको लेंगे 5 तो ये क्या आ जाएगा? 12। टेंशन फ्री, खत्म। ये शॉर्टकट समझ गया ना बच्चों क्या करना है?
सबको आ रहा है? कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? हाथ उठाइए। सबको आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना जानते हैं फैक्टराइजेशन से? खड़े होइए। नहीं जानते तो एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा वहां पर आपको कि कैसे सॉल्व होगा। ये इंडिविजुअल की क्लास में नहीं बताया जाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना क्लास में नहीं, ठीक है। आपको ये आना चाहिए, इसलिए आप एक्सपर्ट से बाहर जो बैठे रहते हैं उनसे पूछेंगे। बाकी शॉर्टकट सबको क्लियर हो गया कि एक बार और बता दूं शॉर्टकट? सुनिए, करना क्या होता है, जो काम आप इसके के लिए करते हैं वही काम फिर से करना है। 60 के दो गुणनखंड, ऐसे फैक्टर, ऐसे दो गुणनखंड जिनका योग अंतर क्या आ जाए? -17। कुछ करने पर -17 आए तो 5 गुणे 12 कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो -12 -5 यही मिलकर कितना हो रहा है? -12 -5 ये कितना हो रहा है? -17 हो रहा है। आ गई बात समझ में? -17 हुआ। अब क्या करेंगे बताइए? सीधे डायरेक्ट आंसर देना है तो पहले इसका एक काम और कर लिया जाता है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उससे भाग दे दीजिए। एक है, एक से भाग दे दीजिए। 2 होता तो 2 से भाग देते, भाग देना जरूरी है। तो -12 और -5 ही रह गया, तो एक्स के दो मान आएंगे, चिन्ह बदल के आएंगे। यहाँ -12 है तो ये 12 आएगा, एक एक्स का मान आएगा, यहाँ -5 है तो क्या आएगा? 5 आएगा। एक्स के दो मान आ गए, तो 12 और 5 एक्स के दो मान आ रहे हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर मान 12 रखेंगे तो यहाँ पर मान क्या आएगा बताइए? 5 आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान देगा। है कोई डाउट? क्लियर है? हाँ हाँ, अभी तो एक अंदाजा लगा दिया हमने, मतलब अंदाजा क्या, बेसिक कर दिया। अब कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में करना नहीं है। भले ही मेथड 1 है आपका, लेकिन ये एक लॉन्ग मेथड है। ऐसे एग्जाम में करेंगे बहुत समय बर्बाद होगा। हो गया? सवाल आपके सामने आए तो एक बार जरूर चेक किया करिए कि कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ये चेक करना जरूरी है। सबसे छोटी भुजा पूछा है ना हमसे, 5 हो गया। मेथड 2 में आइए बच्चों, देखिए, यूजिंग कॉमन सेंस, यूसीएस, ठीक है। अगर इसको हम 13 ले लें, एक भुजा 13 दिख रही है, तो अपने मन से इसको 5 ले लें, इसको 12 ले लें, तो परिमाप क्या आ रहा है? 5 12 13 30 आया। एरिया क्या आ रहा है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे 12 गुणे 5 कितना? 30। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि हमारा फिगर क्या है? सही है। सबसे छोटी भुजा क्या आ गई? 5। ये हमारा कॉमन सेंस है। बाकी पहला वाला मेथड पूरा प्योर बेसिक था, ये क्या है? कॉमन सेंस है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। पीछे तक बच्चे बताइएगा, समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं? इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे बैचेस से केवल मेंसुरेशन पढ़ने के लिए आए हैं? हाथ उठाइएगा। उसी हिसाब से शीट मंगानी है ना मुझे, केवल इसी बैच के बच्चों के लिए शीट आएगा। दूसरे बैच के बच्चे जो हैं वो कहाँ से काम चलाएंगे? टेलीग्राम से। चलिए, क्या बता दीजिए सर, आपने यहाँ 30 - 13 - x कैसे किया है समझ में नहीं आया। मोहित कुमार सोनी कह रहे हैं जो हमने एक भुजा निकाली थी 30 - 13 - x, उनको समझ में नहीं आया है। दिखा देते हैं, देखिए पूरा परिमाप क्या है? 30, यानी कि तीनों भुजाओं का योग 30 है। ये 13 है और अगर ये x है तो पूरे 30 में से अगर 13 और x घटा देंगे तो ये भुजा आ जाएगी। 30 में से 13 घटा दीजिए और x घटा दीजिए, ये वाली भुजा आ जाएगी। परिमाप 30 है ना बाबू, तीनों भुजाओं का योग, उसमें से ये दो भुजाएं घटा दीजिए, तीसरी भुजा आ जाएगी। मोहित ध्यान दीजिएगा, क्या है? मेथड 2। क्या? कैसे अंदाजा लगाए हैं? 13 है ना यहाँ पर, तो हो सकता हो ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा हो, तो 13 5 12 ले लिया। कॉमन सेंस, जैसे रीजनिंग में सोचते हैं ना आप, उसी तरह से सोचा है हमने। 13 है, 12 5 उठाने के बाद, ट्रिपलेट उठाने के बाद यहां पर हमें परिमाप 30 दिख गया, तो थोड़ी संभावना ज्यादा हो गई कि हो सकता हो ये सेटिस्फाई हो, इसलिए उसके बाद मैंने एरिया निकाल के चेक कर लिया। एरिया क्या है? सीधे सीधे 30 आ रहा है, ठीक है। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर
एक त्रिभुज बनाया गया, इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिए, मिटा दें इसको। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए नए बने त्रिभुज और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। यह ज्योमेट्री का आपका क्वेश्चन होता है, वहां कराया जाता है। यहां मैं नोट लिखवाऊंगा, तो लिख लीजिए। जो बच्चे ज्योमेट्री नहीं पढ़े वो नोट लिखे। किसी त्रिभुज की, लिखिएगा इसमें नोट, हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन होता है। चार बराबर क्षेत्रफल वाले यानी कि 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं अगर आप किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। सही है, यह ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। वहां ये सारी चीजें आपको सिखाई पढ़ाई गई हैं। तो बच्चों देखिए, अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, इसका एरिया A4 है, तो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 होगा। ये बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सर चिल्लाया था, किसने बोला था? हाँ बताइए, क्या चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। तो बगल से भी देख सकते थे कि नहीं लिखे हैं, नहीं लिख रहे हैं क्या इसको आप? चार बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। ठीक, क्यों होती है, कैसे होती है, सब ज्योमेट्री में बताया जाता है। यहां केवल आप आंकड़े पर ध्यान दीजिए। इसका एरिया अगर 10 है, इसका एरिया भी 10 होगा, इसका भी एरिया 10 और इसका भी एरिया 10 ही होगा। क्लियर है? टोटल कितना हो गया? 40। आ रहा है समझ में? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात। बच्चों अगर ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो क्या होगा? नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? नए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, अब इसको छोड़ देना है। 1 2 3, 1 बटा क्या हो गया? 3। नोट करिए, हर एक बच्चा ध्यान दे। इसको रट लीजिए आप, ठीक है? कोई भी ट्रायंगल है, इसके साइड्स के मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु को मिला देंगे। तो अगर इसका एरिया 5 है तो इसका भी एरिया 5, इसका भी एरिया 5, इसका भी एरिया क्या होगा? 5 होगा। कैसे बराबर होगा? रट लीजिए, अभी कह रहा हूं। क्यों नहीं जरूरी है? ये प्रूव कराया जाता है ज्योमेट्री में, बराबर भी होगा और सर्वांगसम भी होगा। आया समझ में? ये प्रूव कराया जाता है ज्योमेट्री में, यहां नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना अभी फिलहाल। आप तो ज्योमेट्री कुछ दिन पढ़ी भी हैं, हाँ, लेकिन अच्छा नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, आप लास्ट तक ज्योमेट्री में थी? हाँ तो थी, तो ये तो कई बार आया था ना ज्योमेट्री में तो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक नहीं बताया था इसका मैंने? अच्छा आप नहीं थी, कोई बात नहीं। बताया था बच्चों, ये सर्वांगसम कैसे होगा?
और जब सर्वांगसम होता है तो कोई भी चीज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, सब कुछ उसका बराबर हो जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, अभी केवल हमारे जो बच्चे हैं जो मेंस्ट्रुएशन से पढ़ना शुरू किए हैं, ये केवल रिजल्ट नोट करेंगे। क्या है रिजल्ट? कोई भी किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। रट लीजिए इसको अभी, ठीक है। आइए चलिए, तो सबका एरिया एक 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 बोल दिया, तो नए वाले का एरिया कितना? 1। शेष भाग कितना बचा? 3। तो मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल 3, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1, यानी कि 1:3 का रेशियो आएगा। चलिए अब आ जाइए, अब आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर की हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? निश्चित रूप से नए त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? 1/4 होगा। 4 बराबर भागों में बंटना है ना, तो नए वाले का एरिया क्या होगा? पूरे के एरिया का 1/4 नहीं होगा बच्चों। देखिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा, 3, 4 और ये 5। इसका मध्य बिंदु ले लीजिए, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मिला दीजिए। इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा? मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, पूरा कितना? 4। 4 में ये कितना? 1, तो 1/4 हो गया। चलिए आइए देखिए, तो नए बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/4 गुणे मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? समकोण त्रिभुज ये बन रहा है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कितना आ रहा है? 1.5। क्या ये आपका आंसर है? हर एक बच्चा नोट करें। चलिए आ जाइए, हो गया। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन 18 नंबर का कराने जा रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 48 सेंटीमीटर है। इसके भीतर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं, जिससे त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है। हर एक बच्चा देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल और बनाए गए हैं, और इस तरह से बनाए गए हैं कि बड़ा वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ट्राइसेक्ट हो गया। ट्राइसेक्ट हो गया मतलब सम त्रिभाजित हो गया। इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या हो गया? सम त्रिभाजित। ट्राइसेक्ट मतलब 3 भाग में बट गया, 3 बराबर भाग में बट गया, सम त्रिभाजित हो गया। मतलब बच्चों क्या हुआ है कि एक 48 सेंटीमीटर भुजा का एक आपका समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर 2 समबाहु त्रिभुज और बनाए गए हैं। इससे क्या हुआ है कि इसका एरिया यानी कि बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का एरिया सम त्रिभाजित हो गया है, 3 बराबर भागों में बट गया है। तो 3 बराबर भाग कौन कौन से होंगे? ये पट्टी, क्यों बच्चों? ये वाली स्ट्रिप, फिर उसके बाद ये वाली स्ट्रिप, और फिर उसके बाद ये पूरा एक त्रिभुज। ये 3 बराबर भाग है। समझ में आया? ये एक भाग हो गया, इसके बराबर ये हो जाएगा, और इन दोनों के मतलब इनके बराबर ये त्रिभुज भी रहेगा। आ गया समझ में? यही 3 बराबर भाग है। एक बड़ा समबाहु त्रिभुज था, उसके अंदर 2 समबाहु त्रिभुज बनाने से वो 3 बराबर क्षेत्रफलों में बड़ा वाला त्रिभुज विभाजित हो गया है। तो पूछा गया सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा क्या होगी? तो 3 बराबर क्षेत्रफल में बंटने का मतलब बच्चों क्या?
ध्यान से देखिएगा, बड़े वाले की भुजा मान लिया A1 है, छोटे वाले की भुजा A2 है, और सॉरी मझले वाले की भुजा A2 है और छोटे वाले की भुजा A3 है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एरिया में अगर रिलेशन देखा जाए तो अगर सबसे छोटे वाले का एरिया 1 तो मझले वाले का एरिया क्या होगा, 2 होगा, बड़े वाले का एरिया क्या होगा, 3 होगा। जरा फिर से गौर से देखिएगा, इसका एरिया 1 है, इसका भी एरिया क्या होगा, 1 होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, 1। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, एक एक एरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 बराबर भागों में बटा है। अब मिला के आप बोलिएगा, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1, मझले वाले का 2 और सबसे बड़े वाले का 3। क्लियर है? तो लिखेंगे लिखिएगा, बड़ा त्रिभुज, मझला त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, क्षेत्रफल का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3, 2, 1। क्रम छोटे से बड़ा लेके चलते तो ज्यादा अच्छा रहता। लिख लीजिए, अभी लिखे नहीं थे ना आप लोग, बहुत फास्ट हैं बच्चों आप लोग, आप लोगों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। छोटा त्रिभुज, मझला, फिर बड़ा त्रिभुज, क्या आएगा, 1, 2 और 3 का अनुपात आएगा। सहमत है? छोटे त्रिभुज, मझले त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा 1, 2, 3 का होगा। अब थोड़ी ज्योमेट्री का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों, बीच बीच में ज्योमेट्री आती जाएगी। सुनिए ध्यान से, ज्योमेट्री से करेंगे तो जल्दी बोल लेंगे। अगर त्रिभुजों की आकृतियां बच्चों, ठीक है, आकृति मतलब उसका जो रूप है, रूप अगर सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। बच्चों ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है और ये भी समबाहु है, तो ये तीनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। ध्यान दीजिएगा, तीनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज। और अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत क्षेत्रफलों के वर्गमूलों के अनुपात के बराबर होता है। यह समरूपता की बच्चों प्रॉपर्टी है। तो लिखिएगा, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे, लिखिए सिमिलर होंगे, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे अतः उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत क्षेत्रफलों के वर्गमूलों के अनुपात के बराबर होगा। तीनों त्रिभुज समबाहु हैं तो ये समरूप बोले जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल बोले जाएंगे। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का जो रेशियो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एरिया के रेशियो के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे बड़े वाले की भुजा A1 है, अच्छा ठीक है, क्रम यहां फिर थोड़ा पलटना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा फिगर बनाया बच्चों। देखिए इस बच्ची ने एक बहुत अच्छा फिगर बनाया, अभी मैंने देखा इनकी कॉपी पे, दिखाता हूं कैसे। इन्होंने इसको कर दिया एकदम डार्क, ठीक ठीक, देखिए ये एक रास्ता हो गया, फिर ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, एक ये रास्ता हो गया, और ये एक ट्रायंगल हो गया। 3 भाग हो गए। किसने बनाया था, आपने बनाया था, ठीक। चलिए देखिए, थोड़ा ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, हमने तो उसी में सब देख ही रहे थे कितनी गंदगी थी। देखिए तो बच्चों देखिए बहुत फ्रेश है, देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल और बने इक्विलैटरल ही, तो जब इक्विलैटरल है तो सिमिलर होंगे ही,
तीनों इक्विलैटरल हैं तो सिमिलर होंगे ही। ध्यान से देखिए, छोटे वाले की भुजा को हम क्या बोल दें, A1 बोल देते हैं, मझले वाले को A2 और बड़े वाले को A3 बोल देते हैं। तो A1 is to A2 is to A3 is equal to √1 is to √2 is to √3, ये हो जाएगा। तो क्या आया, 1 is to √2 is to √3, ये आ गया। हर एक बच्चा देखे, ये भुजाओं का अनुपात आ गया, डायरेक्ट सिमिलरिटी से आया है। आप अगर एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो समय की बर्बादी ही है केवल, और कुछ नहीं। अगर फॉर्मूला यूज करते तो क्या होता, बच्चों ध्यान से देखिए, कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर वो भी फॉर्मूला यूज कर देते हैं। आंसर पहले दे दूं, √3 की वैल्यू किसके बराबर है, 48 सेंटीमीटर के। एक बराबर किसके, 48 बटा √3 यानी कि 16 √3 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा यही होगी, सबसे छोटी भुजा यही होगी। कितने लोग समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, हाथ उठाइए। आगे आप लोग के समझ में, पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए, क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन। देखिए, अगर आप एरिया का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, सिमिलरिटी नहीं लगाना चाहते, तो लिखना पड़ेगा √3/4 A1 का स्क्वायर इज टू √3/4 A2 का स्क्वायर इज टू √3/4 A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1:2:3। रेशियो है तो सेम चीज कैंसिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। A1 is to A2 is to A3, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, √1 is to √2 is to √3। आप कहेंगे यही अच्छा है, ये भी ठीक है। हमने एरिया का फॉर्मूला लगा लिया, इसका एरिया √3/4 A1 स्क्वायर √3/4 A2 स्क्वायर √3/4 A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1:2:3 हो जाएगा। अब A1 is to A2 is to A3 इज इक्वल टू क्या, √1 is to √2 is to √3, ये हो जाएगा। सही है, एक तरीका ये भी है, बाकी सिमिलरिटी का भी सिस्टम है। अगर एक ट्रायंगल और हो जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, आगे √4 हो जाएगा। एक ट्रायंगल और हो जाए तो √5। सर्कल है, इधर से सर्कल, फिर इसके बाहर सर्कल, त्रिज्याओं का रेशियो सेम होगा, 1:2:3। 4 सर्कल हो गए तो √4, 5 सर्कल हो गए तो √5। तो ये दोनों सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बात और, यहां तो समबाहु लिखा है, कभी कभी केवल समरूप लिखता है, तो समरूपता में भी अगर त्रिभुज समरूप है तो सेम यही रेशियो होता है इस क्वेश्चन के लिए। और सुनिए, कोई जरूरी नहीं है कि सम त्रिभाजित होगा हमेशा, हो सकता हो जो मार्ग बने वो ऑलरेडी 1:3 के रेशियो में हो, 1:1:1 के रेशियो में ना हो, ये 1:1:1 में बटा है। एग्जाम में आपके आ सकता है, हो सकता हो 3:4:5 के रेशियो में बटे, तो उस पर भी हम लोग कल काम करेंगे। हमारे ख्याल से टाइम आपका ओवर हो चुका है, ठीक है। कल काम होगा, शीट भी मिलेगी और उन्हीं को मिलेगी जो इस बैच के स्टूडेंट हैं। बच्चे जाइए आप लोग। क्या है, इंग्लिश में ज्यादा नहीं बता पाएंगे बाबू आपको।